हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, यहाँ पर आगामी जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, जैसे एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती हो गया, यूपी ट्रिपल एससी पेट हो गया, सुपर टेट हो गया और भी यूपी टेट हो गया, इन सब की सम्मिलित प्रिपरेशन करवाई जा रही है। तो ऐसे में सुपर फास्ट तरीके से आपको 50 क्वेश्चन मिलने वाले हैं विद इन 10 मिनट। तो यहाँ पर फटाफट वीडियो को लाइक एंड शेयर करिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि इसी प्रकार की एजुकेशनल कंटेंट और ऑफिशियल इंफॉर्मेशन आपको लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो सेशन में आगे बढ़ें इसके पहले जो स्पेशली यूपी ट्रिपल एससी पेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन अभ्यर्थियों के लिए एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है, अवश्य देखें। अगर आप यूपी ट्रिपल एससी पेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो चच्चू पब्लिकेशन लेकर आए हुए हैं बहुत ही अच्छी संपूर्ण गाइड, जिसमें 2200 प्लस बहुविकल्पी प्रश्न आपको मिलने वाले हैं। और ये पुस्तक काफ़ी अच्छी है। अगर देखा जाए तो इसमें आपको पाठ्यक्रम मिलेगा और इसके बाद से आपको हर एक टॉपिक पर जो थियरी है, टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, वो प्रोवाइड किए गए हैं। और इसके साथ ही साथ बहुत सारी थियरी के बाद जो स्मरणीय तथ्य हैं वो भी यहाँ पर एक तरफ से दे दिए गए हैं। और साथ ही प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन बहुविकल्पी एकदम एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग यहाँ पर दिए गए हैं। यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारे क्वेश्चन दिए हैं और इस क्वेश्चन के बाद से आपको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी दे दी गई है। तो यूपी ट्रिपल एससी की बहुत ही अच्छी बुक है, इसको आप परचेज कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड की गई है और वहाँ पर एक मोबाइल नंबर भी है। ज़्यादा डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन के लिए नंबर पर कॉल करें, बुक करें आज ही, अगर आप यूपी ट्रिपल एससी पेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो यहाँ पर दोस्तों स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन आपको दिख ही रहा होगा कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बाजार सुधार लागू किए थे। देखिए यहाँ पर दोस्तों बात की जाए तो बाजार नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत किसने की थी, यह क्वेश्चन है। और इसका सही जवाब दोस्तों हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में ये पूछा गया है कि बाजार नियंत्रण प्रणाली या बाजार सुधार प्रणाली किसके द्वारा लाई गई थी। तो ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लाई गई थी। अगला क्वेश्चन लेते हैं, गुप्त साम्राज्य द्वारा निम्नलिखित में से किन्हें कर रहित कृषि भूमि प्रदान की जाती थी। गुप्त साम्राज्य में किसको कर रहित यानी कि विदाउट एनी टैक्स कृषि भूमि जो एग्रीकल्चर लैंड थी वो प्रोवाइड की जाती थी। सैन्य अधिकारियों को कि सिविल अधिकारियों को कि ब्राह्मणों को कि दरबारी विद्वानों को। 52 क्वेश्चन का सही जवाब आपको झलक ही रहा होगा। यहाँ ब्राह्मणों को बिना टैक्स वाली जो कृषि भूमि है वो प्रदान की जाती थी, क्योंकि ब्राह्मणों का हमेशा से वर्चस्व यहाँ पर कायम रहा है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं 53 नंबर, निम्नलिखित राजपूत वंशों में से किसने 8वीं शताब्दी में दिल्लिका यानी कि दिल्ली शहर की स्थापना की थी। 53 नंबर। और परमार वंश, सोलंकी वंश, तोमर वंश, चौहान वंश, इसके चार ऑप्शन है। तो सही जवाब देखिए, निम्नलिखित राजपूत वंशों में से किसने 8वीं शताब्दी में दिल्ली शहर की स्थापना की थी। तो तोमर वंश ने दिल्ली शहर की स्थापना की थी। अगला है, भारत के विभाजन के समय माउंट बेटन योजना को सरकारी तौर पर घोषणा कब हुई थी। भारत के विभाजन से संबंधित माउंट बेटन योजना की सरकारी तौर पर अनाउंसमेंट कब हुई थी। आपको सही जवाब देना है 54 नंबर का, 3 जून 1947 या 4 जून 1947, 3 जुलाई या 10 जून 1947। 1947 तो कंफर्म है, लेकिन यहाँ पर जून है कि जुलाई है। जून भी है तो कौन सी डेट, 3 है कि 4 है, कंफ्यूज ना हो। यहाँ पर 3 जून 1947 को माउंट बेटन योजना की सरकारी तौर पर अनाउंसमेंट हो गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल ने भारत में स्थायी भू राजस्व व्यवस्था स्थापित की थी। स्थायी भू राजस्व व्यवस्था को स्थापित करने वाला गवर्नर जनरल कौन था। 55 नंबर का सही जवाब खोजना है आपको। लॉर्ड जॉनसोर, लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। तो यहाँ पर लॉर्ड कॉर्नवालिस, ये सही जवाब सी होगा। अगला है, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग, 56 नंबर सही जवाब 1905, 1906, 1904, 7। तो इसमें 1906 को
कब हुई थी अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना? 1906 ईस्वी को। दोस्तों 6 क्वेश्चन हो गए हैं, 7वां क्वेश्चन लेते हैं। इसमें दोस्तों क्वेश्चन आ जाता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रहा है, कई बार आपने देखा होगा एग्जाम में, कि भारत में पंचायती राज्य की त्रिस्तरीय व्यवस्था का अनुमोदन किस समिति के द्वारा किया गया था? यहाँ पर बलवंत राय मेहता या अशोक मेहता या हनुमंत राव या जीबी के राव, कौन सी समितियां हैं? तो बहुत सारी समितियां हैं और 57 नंबर का सही जवाब है बलवंत राय मेहता समिति। जी हाँ दोस्तों, ए ऑप्शन करेक्ट है। तो भारत में पंचायती राज्य की त्रिस्तरीय व्यवस्था का अनुमोदन किस समिति के द्वारा किया गया था? बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा। फिर अगला क्वेश्चन 58 नंबर लेते हैं। किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत समाज के समाजवादी ढांचे की स्थापना का संकल्प लिया गया था? समाज के समाजवादी ढांचे की स्थापना का संकल्प किस पंचवर्षीय योजना में लिया गया? तो ये दोस्तों दूसरी पंचवर्षीय योजना में लिया गया था, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। चलिए, हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा कहाँ स्थित है? हिमालय की जो ऊंची चोटी कंचनजंगा है वो कश्मीर में है कि सिक्किम में कि नेपाल में कि हिमाचल प्रदेश में? 59 नंबर का सही जवाब दोस्तों हो जाएगा सिक्किम। हिमाचल की सॉरी हिमालय की जो ऊंची चोटी कंचनजंगा है, गॉर्डिन ऑस्टिन केटू, तो ये सिक्किम में है दोस्तों, ठीक है। हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा कहाँ पर है? सिक्किम में, ध्यान दीजिएगा। अंतःस्थलीय अपवहन नदी का उदाहरण कौन सा है? अंतःस्थलीय अपवहन नदी का उदाहरण कौन सा है? माही नदी, घग्गर नदी, नर्मदा नदी या कृष्णा नदी? सही जवाब है घग्गर नदी, बी ऑप्शन। चलिए, भारतीय साम्यवादी दल का विभाजन दो दलों सीपीआई और सीपीआईएम में किस वर्ष हो गया था? 1962, 1964, 1966 या 1969? 61 नंबर का सही जवाब आपको दोस्तों यहाँ पर देना है, और 1964। तो भारतीय साम्यवादी दल का विभाजन दो दलों सीपीआई और सीपीआईएम, इन दो में हो गया था 1964 में। चलिए अगला लेते हैं। भारत के एक राज्य की जलवायु विशेषताएं इस प्रकार से: वर्ष के अधिकांश भाग में उच्च तापमान रहेगा और बहुत ही कम वर्षा होगी। ये कहाँ की बात हो रही है? सिक्किम की, केरल की, जम्मू कश्मीर की या राजस्थान की? तो 62 नंबर। देखिए यहाँ पर सबसे बड़ी बात है वर्षा के अधिकांश भाग में, सॉरी वर्ष के अधिकांश भाग, वर्ष के अधिकांश भाग पे उच्च तापमान, हाई टेम्परेचर रहेगा और बहुत कम वर्षा होगी। तो ये राजस्थान की बात होगी, ठीक है। रेगिस्तानी इलाका है राजस्थान, तो वहीं की बात हो रही है। चलिए 63 नंबर लेते हैं। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन है, हरित क्रांति उतनी हरी नहीं थी जितनी समझी गई। इस तथ्य की पुष्टि निम्नलिखित में से कौन करता है? यह सिर्फ गेहूं तक सीमित थी, यह सिर्फ चुने हुए क्षेत्रों तक सीमित थी, इससे सिर्फ बड़े किसानों को लाभ मिला? तो सही उत्तर आपको चुनना है। देखिए, हरित क्रांति उतनी हरी नहीं थी जिसको जितनी इसको समझा गया। इसकी पुष्टि कौन से कथनों से होती है? तो 63 नंबर का सही जवाब है दोस्तों कि यह सिर्फ गेहूं तक सीमित थी। इसी वजह से हरित क्रांति को बहुत हरा समझा गया, लेकिन ये उतनी हरी साबित नहीं हुई, क्योंकि ये उतनी हरी थी ही नहीं। इसका जो दायरा था वो सीमित था, सिर्फ गेहूं तक के लिए थी, ठीक है। तो 63 का ए ऑप्शन सही है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां वहां पाई जाती हैं जहां पूर्वी व पश्चिमी घाट मिलते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 64 नंबर। और नीलगिरी पहाड़ियां हैं जो कि जहां पर पूर्वी और पश्चिमी घाट मिलते हैं वहां पर पाई जाती है। इंपॉर्टेंट है, कौन सी पहाड़ियां? नीलगिरी पहाड़ियां। चलिए अगला लेते हैं। निम्नलिखित नदियों में से किस समूह का उद्गम स्थान तिब्बत में? तिब्बत में किसका उद्गम स्थान है भैया बताइए? ब्रह्मपुत्र, गंगा, सतलज, यमुना, सिंधु, रावी, चेनाब? चुन लें इसमें से कौन कौन सी हैं दोस्तों। 65, 65 का देखा जाए तो सी ऑप्शन करेक्ट है। ब्रह्मपुत्र हो गई, सिंधु हो गई और सतलज।
ये सारी नदियों का उद्गम स्थल क्या है? तिब्बत है। चलिए अगला लेते हैं। 1757 में हुए प्लासी के युद्ध में किसकी हार हुई थी? अंग्रेजों के हाथों सिराजुद्दौला की, कि अंग्रेजों के हाथों शाह आलम द्वितीय की, कि ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों फ्रेंच की, कि उपयुक्त में से कोई नहीं? 66 नंबर का सही जवाब होगा दोस्तों अंग्रेजों के हाथों सिराजुद्दौला की। किसकी? अंग्रेजों के हाथों सिराजुद्दौला की हार हुई थी 1757 के प्लासी की लड़ाई में। अगला है 67 नंबर, देते हैं। मुद्रास्फीति का आवश्यक गुणधर्म क्या है? मुद्रास्फीति का आवश्यक गुणधर्म, तो कालाबाजारी की अनुपस्थिति, ये गलत है। कालाबाजारी की उपस्थिति, ये भी गलत है। ये सही है, मूल्यों का बढ़ना। मुद्रास्फीति का आवश्यक गुणधर्म क्या है? मूल्यों का बढ़ना। देखिए अगला क्वेश्चन लेते हैं 68। नई आर्थिक नीति का उद्देश्य क्या है? जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी है उसका उद्देश्य क्या है? टोबिन टैक्स लगाकर, नए कर क्षेत्रों की रचना करके, ग्रामीण उत्पादन तकनीकों को महत्व देना, कि नई तकनीक से उत्पादन ढांचे में सुधार लाकर और भारत की अर्थव्यवस्था को और अधिक प्रतिस्पर्धात्मक बनाकर। नई आर्थिक नीति का उद्देश्य इसमें चुन लें जो बड़ा है भाई, इतनी मेहनत किया है छपाई में, तो यही सही होगा, बी ऑप्शन। देखिए संविधान की उद्देशिका के अनुसार भारत राज्य हर व्यक्ति के सम्मान की रक्षा करेगा। इस उद्देश्य की पूर्ति होती है कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए उचित और मानवोचित कार्य परिस्थिति उपलब्ध कराकर, कि प्रत्येक व्यक्ति को पर्याप्त आजीविका साधनों का अधिकार देकर, कि प्रत्येक नागरिक को समान मूलभूत अधिकार देकर, कि बिना लिंग भेदभाव के प्रत्येक व्यक्ति को समान कार्य के लिए समान वेतन देकर। 69 नंबर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इसका सी ऑप्शन करेक्ट है कि प्रत्येक नागरिक को समान मूलभूत अधिकार देकर संविधान की उद्देशिका के अनुसार भारत राज्य हर व्यक्ति के सम्मान की रक्षा करेगा। इस उद्देश्य की पूर्ति हो जाती है। अगला है किसने काकोरी कांड में भाग लिया था? खुदीराम बोस ने, भगत सिंह ने, राम प्रसाद बिस्मिल ने, कि इनमें से कोई नहीं? तो 70 का सही जवाब है राम प्रसाद बिस्मिल ने काकोरी कांड में भाग लिया था। कौन सी रेखा भारत से गुजरती है? कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा, इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इसका सही जवाब है कर्क रेखा। भारत से क्या गुजरती है? कर्क रेखा गुजरती है। 71 नंबर का ए ऑप्शन करेक्ट। 72 नंबर दोस्तों लेते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर रासायनिक खाद्य फैक्ट्री नहीं है? सिंदरी में, कि कटक में, कि ट्राम्बे में, कि नांगल में? तो कहां पर भाई यहाँ पर रासायनिक खाद्य फैक्ट्री नहीं है? 72 का सही जवाब है ट्राम्बे में। बाकी सभी जगहों पर है लेकिन ट्राम्बे में रासायनिक खाद्य फैक्ट्री नहीं है। अगला क्वेश्चन 73 है। निम्नलिखित में से किस मिट्टी का निर्माण रूपांतरित और खादर चट्टानों के अपक्षय से हुआ है और जो लौह अयस्क से परिपूर्ण है? 73 नंबर, सही जवाब है लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट मिट्टी की अगर बात करें दोस्तों तो इस मिट्टी का निर्माण रूपांतरित और खादर चट्टानों के अपक्षय से हुआ है और इसमें लौह अयस्क जो है भारी मात्रा में पाया जाता है, लेटेराइट मिट्टी। अगला है स्थिर और चालू लागतों के आधार पर निम्नलिखित में से परिवहन का कौन सा साधन सबसे अधिक सस्ता है? सड़क मार्ग, जल मार्ग, रेल मार्ग या पाइपलाइन? 74 नंबर का सही जवाब है दोस्तों पाइपलाइन। ध्यान दीजिएगा, स्थिर और चालू लागतों के आधार पर परिवहन का सबसे सस्ता साधन कौन है? पाइपलाइन। अगला है कौन सा भारत का सर्वाधिक प्रमुख थोक आयात है? नॉन इलेक्ट्रिकल मशीनरी, इलेक्ट्रिक वस्तुएं या पेट्रोलियम या खाद्यान्न? 75 नंबर का सही जवाब है सी, पेट्रोलियम। भारत का सर्वाधिक प्रमुख थोक आयात क्या है? इंपोर्ट किसका होता है? पेट्रोलियम का। फिर अगला है भारत के मुख्य न्यायमूर्ति को उनके पद की शपथ कौन दिलाता है? 76 नंबर का ऑब्वियस सी बात है राष्ट्रपति सही जवाब है। राष्ट्रपति जो है भारत के मुख्य न्यायमूर्ति को उनके पद की शपथ दिलाते हैं। फिर निम्नलिखित में से किस निर्णय में कहा गया है कि धर्मनिरपेक्षवाद और संघवाद
भारतीय संविधान की मूल विशिष्टताएं हैं। तो इंदिरा साहिनी मामले में कहा गया, कि मिनर्वा मिल्स मामले में, कि केशवानंद भारती मामले में, कि एस.आर. बोम्मई मामले में। 77 नंबर का सही जवाब है डी ऑप्शन ही करेक्ट है दोस्तों। एस.आर. बोम्मई मामले में धर्मनिरपेक्षवाद और संघवाद को भारतीय संविधान की मूल विशिष्टताएं बताया गया है। ठीक है दोस्तों। अगला है, कौन सी समिति आपराधिक, राजनीतिक और नौकरशाही संबंध पर स्थापित की गई थी? तारकुंडे समिति, कि संथानम समिति, कि वोहरा समिति, की इंद्रजीत गुप्ता समिति। 78 नंबर का सही जवाब है दोस्तों सी नंबर, वोहरा समिति। वोहरा समिति की बात करें तो आपराधिक, राजनीतिक और नौकरशाही संबंध पे ये स्थापित की गई थी, वोहरा समिति। देखिए अगला है 79 नंबर, ऐसी मुद्रा जिसकी विनिमय दर सरकार द्वारा प्रभावित होती है क्या कहलाती है? तो इसका सही जवाब है प्रबंधित मुद्रा। अगला है, विकसित अर्थव्यवस्थाओं में बचत दर अपेक्षाकृत कम होती है, जिसका कारण क्या है? नकदी आदान यानी कि ऋण संबंधी दबाव, या उच्च ब्याज दर, या निम्न प्रति व्यक्ति आय, या कल्याण कार्यक्रम। तो 80 नंबर का सही जवाब है नकदी आदान, ऋण संबंधी दबाव। इसके कारण विकसित अर्थव्यवस्थाओं में बचत दर अपेक्षाकृत कम होती है। अगला है, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है? यहाँ पर दोस्तों किसकी बात हो रही है? राज्य मानवाधिकार के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के संबंध में। तो इसकी राज्य की बात हुई है, तो इसमें कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? राज्यपाल। अगला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन एक्ट के अंतर्गत मतदाताओं की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है? तो 62वें संविधान संशोधन के द्वारा। 82 का नहीं, नहीं गलत है भाई, 61वां। जी हाँ, मुझे भी थोड़ा सा असहज लगा था यहाँ पे। 61 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, 61वां भारतीय संविधान संशोधन है, उसके द्वारा 21 वर्ष से मतदान की आयु यानी कि मत देने की आयु 18 वर्ष कर दी गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते। चलिए दोस्तों, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण एक्ट जो 1989 के अधीन किसी लोक सेवक द्वारा धारा 3 के अधीन अपराध किए जाने पर कम से कम दंड का क्या प्रोविजन है? कम से कम 1 साल दंड का यहाँ पे प्रोविजन है। फिर है, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अंतर्गत कंपनियों द्वारा अपराध किए जाने की दशा में कौन उत्तरदायी होता है? निदेशक, या प्रबंधक, या सचिव, या ये सभी? तो 84 का है, सभी ये रिस्पॉन्सिबल होंगे, प्रबंधक भी, निदेशक भी, सचिव भी। ठीक है। अगला है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अंतर्गत सामूहिक जुर्माना अधिरोपित और वसूल करने की शक्ति किसको है? जिला मजिस्ट्रेट को, राज्य सरकार को, विशेष न्यायालय को, या उच्च न्यायालय को? 85 नंबर, ये सही जवाब है बी, राज्य सरकार को, स्टेट गवर्नमेंट को। स्पेशली जो यूपीएसआई के हमारे स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए, अंतरराष्ट्रीय विधि के क्षेत्र हैं, अंतरराष्ट्रीय रूढ़ियां, अंतरराष्ट्रीय संधियां, या न्यायिक विनिश्चय, या ये सभी? तो 86 का जो सही जवाब है वो डी है, ये सभी। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है? कि सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है, कि भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है, कि भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, कि भारत राज्यों का संघ है? तो इसका सही जवाब है कि भारत एक गणतंत्र है, इसका मतलब है भारत में वंशानुगत जो शासन है उसकी व्यवस्था नहीं है। सूचना का अधिकार कब लागू हुआ था? 2005 में तो बहुतों को याद होगा, लेकिन कब? 12 अक्टूबर को, कि 4 सितंबर को? तो 88 नंबर का सही जवाब है दोस्तों, कब लागू हुआ? 12 अक्टूबर 2005 को। चलिए, अगला है 89 नंबर, कौन सा राज्य नक्सलवाद प्रभावित नहीं है? 89 नंबर का सही जवाब है दोस्तों गोवा।
गोवा नक्सलाइड एरिया नहीं है। कौन सा शिक्षा का लक्ष्य समाज के लिए सबसे महत्वपूर्ण है? सांस्कृतिक की आजीविका की समाजीकरण की तकनीकी? ऑब्वियस सी बात है समाजीकरण। कौन सा लक्ष्य समाज के लिए सबसे महत्वपूर्ण है शिक्षा का? समाजीकरण। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा समाजीकरण की प्रक्रिया में सहायक है? मुद्रित सामग्री की ध्यानासन प्रक्रिया की खेल साथी की ललित कला रचनाएं? 91 नंबर का सही जवाब है खेल साथी। समाजीकरण की प्रक्रिया में क्या सहायक है? खेल साथी। चलिए क्रियात्मक अनुसंधान एक्शन रिसर्च स्पेशली जो सुपर टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं प्राइमरी लेवल के उनके लिए इम्पोर्टेंट है। क्रियात्मक अनुसंधान एक्शन रिसर्च की खोज स्टीफन एम कोरे ने की थी। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। चलिए शिक्षा का समाज के प्रति क्या कार्य है? संस्कृति एवं सभ्यता का संरक्षण, समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति, पाठ्यक्रम में सुधार, उपयुक्त सभी। यही होना चाहिए उपयुक्त सभी। 93 का डी है। 94 आधुनिक समय में मनोविज्ञान को माना जाता है मानव व्यवहार का विज्ञान। ठीक है 94 का डी है। थर्स्टन ने कितनी मानसिक क्षमताएं बताई हैं? 95 का कौन ऑप्शन सही है? 7। फटाफट मैं इनको करूंगा। निम्नलिखित में से कौन सी अभिवृत्ति मापन की मापनी नहीं है? बोगार्ड सामाजिक दूरी मापनी, थर्स्टन की गटमैन की चित्र कुंठा मापनी। तो 96 का जो डी है वो सही है। मनोविश्लेषणवाद के संस्थापक कौन थे? सिगमंड फ्रायड थे। प्रत्यक्षीकरण सीखा हुआ व्यवहार है या मत किसने दिया था? 98 का बी सही है व्यवहारवादियों ने। कौन सा अंग सृजनात्मकता के लिए महत्वपूर्ण है? तो दोस्तों इसमें हो जाएगा अपसारी चिंतन, डाइवर्जेंट थिंकिंग। कौन सा सामाजिक प्रेरणा का उदाहरण है? तो यहाँ पर दोस्तों उपलब्धि अभिप्रेरणा ये सामाजिक प्रेरणा का उदाहरण है। तो दोस्तों हमने कंबाइंड तरीके से डिस्कस किए हैं विद इन 20 मिनट 50 क्वेश्चन। आशा है वीडियो पसंद आया होगा। पसंद है तो लाइक का बटन दबा दें, अदरवाइज डिसलाइक भी कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।